नमस्कार दोस्तों। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने जा रहे थे। जी हाँ, वही टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये एक बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा भी है। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करे हैं चंद घंटों की इस टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगा है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे पड़ा है। स्पेसिफिकली कहा जाए 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे। यह सबमरीन पानी के नीचे जाने का सफ़र शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे टाइम लगना था 3810 मीटर की डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल पर यह सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर मौजूद एक जहाज को, जिसे मदरशिप कहते हैं। इस केस में मदरशिप का नाम था पोलर प्रिंस। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए सिर्फ 1.25 घंटे ही हुए थे कि अचानक से ये सबमरीन अपनी मदरशिप से कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे वो टाइम था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चलता। शाम के 7:10 पर पोलर प्रिंस पे जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहाँ से शुरुआत होती है 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन के। इस सबमरीन को ढूंढने की प्लेन्स, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या? The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. वो जगह जहाँ पर ये सबमरीन गायब हुई अटलांटिक ओशन में कनाडा के पास लोकेटेड है। मैप में देखिए, कैनेडियन आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर। इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का रेक भी मिलेगा, जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक वो वाला हिस्सा और दूसरा स्टर्न, जो कि एक दूसरे से करीब 800 मीटर दूर है। यहाँ ये जो सबमरीन गायब हुई है, ये एक्चुअली में एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, तो अभी तक मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सबमरीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों शब्दों के बीच। सबमरीन्स में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकती हैं और खुद से समुद्र से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल्स को पानी के अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है, जिसे मदरशिप कहते हैं। एक जहाज जो पानी के ऊपर है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस केस में वो शिप था पोलर प्रिंस। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशन गेट नाम के एक कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ स्टॉकटन रस्ट है। ये बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ये ओशन गेट कंपनी बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को ये डीप सी एक्सपीडिशंस करवाना टूरिज्म के तौर पर। इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर्स जुलाई 2021 में ही शुरू कर दिए थे। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, do operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active experience. टाइटन इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी इस कंपनी की, बल्कि 2 और सबमर्सिबल भी थे, एंटीपोड्स एंड साइक्लोप्स के नाम से। एंटीपोड्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकती थी और साइक्लोप्स 500 मीटर तक, लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था कि वो 4000 मीटर तक जा सके। यही रीजन है कि टाइटैनिक तक जाने के लिए यही इकलौती सबमर्सिबल थी इनके पास। 3800 मीटर कितनी भयानक डेप्थ है, इसे विजुअलाइज करने के लिए इस चार्ट को देखिए जो बनाया है वाशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजरमेंट्स फीट में लिखी है। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट होता है। टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था वो करीब 100 फीट ऊपर था और उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे। 130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जो रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। 650 फीट के बाद एक ट्वाइलाइट जोन शुरू होता है, जहाँ पर इतनी रोशनी नहीं जाती पानी के अंदर। 1600 फीट यहाँ पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किए गए हैं। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहाँ पर बड़े बड़े जायंट स्क्विड स्विम करते हैं। ये अपने आप में इतने भयानक होते हैं कि ऐसा लगता है ये किसी एलियन प्लैनेट से आए हों। और नीचे जाएं तो 3300 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू होती है। कोई भी सनलाइट इससे नीचे नहीं पहुंच सकती पानी के अंदर। पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब यहाँ से नीचे जाएं तो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10000 फीट और 12500 फीट पर जब आप पहुँचते हो, यहाँ आता है ओशन फ्लोर, जहाँ टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। इतनी गहराई पर जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा होता है सरफेस से। तो जो भी सबमर्सिबल इतने डेप्थ तक जाएगी उसका डिजाइन ये सब सोच कर किया जाना चाहिए। जो विंडो लगा रखा था बाहर देखने के लिए, तो बस इतना सही हो सकता है। और टाइटन सबमर्सिबल में ये जो व्यू पोर्ट थी, ये सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था जो किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल में बनाया गया था आज के दिन तक। अपने आप में ये सबमर्सिबल कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे इसके अंदर। इसकी जो मेन बॉडी थी, जिसे हल कहा जाता है, वो कार्बन फाइबर से बनी थी।
एंड में 2 कैप्स लगी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ था करीब 6.7 मीटर्स और वेट थी 10,400 किलो से ज़्यादा। इसके डिज़ाइन में बाहर देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके जरिए इसे चलाया जा सकता था। चलाने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, इन सब को चलाया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। Run the whole thing with this game controller. इसका मतलब कि जो पायलट चला रहा था इस सबमर्सिबल को, वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज कर रहा था। इसके अंदर का नज़ारा अगर आप देखोगे तो अंदर बैठने के लिए कोई सीट्स नहीं थी, लेकिन एक टॉयलेट जरूर बना रखा था छोटा सा, जो कि व्यू पोर्ट के पास था। This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music. अब क्योंकि ये सबमर्सिबल्स इतने डीप जाते थे पानी के अंदर, तो यहाँ पर जीपीएस काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन होता है इनके मदरशिप को, वो किया जा रहा था एक टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा। 18 जून की कहानी पर वापस आए तो इस सबमर्सिबल में 5 लोग बैठे थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनर हामिस हार्डिंग, दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी, फ्रेंच नेवी के एक फॉर्मर कमांडर, तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपनीज में से एक के ओनर थे। सुलेमान की बुआ ने ये भी बताया था कि सुलेमान को जाने से एक्चुअली में डर लग रहा था, लेकिन वो अपने फादर को खुश रखने के लिए उनके साथ इस सफर किया। उस दिन जैसे मैंने बताया कि इनकी सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल पर कम्युनिकेट कर रही थी पोलर प्रिंस से। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पर। इसके बाद कोई कम्युनिकेशन, कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बावजूद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 बजे तक जो टाइम है इस सबमर्सिबल का सरफेस पे आने का, उस टाइम पर यह वापस आएगी। लेकिन 4:30 बजे तक ये ऊपर नहीं आया। तो ऊपर जहाज में बैठे लोगों ने कुछ टाइम तक इंतजार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया। इसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। 96 आवर्स, सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन सबमर्सिबल में। तो अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा था, उनके पास सिर्फ 4 दिन का टाइम था अगर वो पैसेंजर्स को जिंदा ढूंढना चाहते तो। अब अक्सर जहाजों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन कहते हैं, EPIRB। इसकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि टाइटन अगर वापस समुद्र के सरफेस पर आ भी जाती तो भी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका ही नहीं था। जो दरवाजा था इस सबमर्सिबल का, उसे सिर्फ बाहर से बंद किया जा सकता था और बाहर से ही खोला जा सकता था। The crew closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no other way out. शुरुआत में 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन एयरक्राफ्ट ने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया। इन दोनों में सोनार को डिप्लॉय किया गया, जिससे कि ये पानी के नीचे भी डिटेक्ट कर सकते थे। सरफेस पर 3 जहाजों ने सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और शिप्स आती गई सर्च ऑपरेशन के लिए, कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी कि ROVs का भी इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक रोबोट टाइप व्हीकल समझ लो, जिसमें कोई अंदर बैठता नहीं है, लेकिन ये पानी के अंदर डुबकी लगाकर चीजों को ढूंढ सकते हैं और पानी के सरफेस से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। 3 ROVs यहाँ पर इसकी खोज कर रहे थे। फाइनली 22 जून को एक ROV जो ओशन के फ्लोर पर खोज कर रहा था, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि यह सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुका है। जो लोग इसमें बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। बाकी खोज करने पर टोटल 5 डेब्री के पीसेस मिलते हैं। एक्चुअली में ये कंक्लूड किया गया कि यह टाइटन सबमर्सिबल हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन का मतलब फट जाना नहीं है, बल्कि इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का ऑपोजिट है। एक्सप्लोजन शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई धमाका होता है। जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ होती है, पर इम्प्लोजन में जो फोर्स लगती है वो अंदर की तरफ लगती है। स्क्वीज इन होकर फट जाना, ये होता है इम्प्लोजन। और कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है कि जो इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया और इसमें 1 मिलीसेकंड का समय भी नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए और उनको कोई अंदाजा भी नहीं हुआ इस बात का। सवाल ये उठता है कि क्या रीज़न है इस इम्प्लोजन के पीछे। असल में जो टाइटन की मेन बॉडी थी दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, वो कार्बन फाइबर से बनी थी। लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन्स या सबमर्सिबल्स बनते हैं वो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। लेकिन टाइटन का ये कार्बन फाइबर डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन थी। समुद्र के नीचे इतनी गहराई पर कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं, इसके ऊपर आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट नहीं किया था। और इस डिजास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सुटेबल मटेरियल नहीं है इस यूज केस के लिए। ओशन गेट कंपनी के CEO के आप पुराने इंटरव्यूज देखोगे तो आपको सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में बार बार सुनने को मिलेगी। 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन में एक लंबा आर्टिकल छपा था जिसमें इनके CEO ओशन गेट कंपनी की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि US पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993
was needlessly prioritizing passenger safety over commercial innovation. Last year, एक और इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि at some point safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. इसके बाद ये कहते हैं, I have broken some rules to make Titan. I think I have broken them with logic and good engineering behind me. I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me, the carbon fiber and titanium. रूल ये कहता था कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया। इतिहास की पन्नों में अब स्टॉकटन का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है, लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स हु वर किल्ड बाय देयर ओन इन्वेंशंस। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।